हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर 2025 में कैसा आएगा। तो ऐसे आएगा 2025 में केमिस्ट्री का पेपर। अगर आपका भी टारगेट है भैया इस बार धुआं धुआं कर देंगे, हम केमिस्ट्री में 70 लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर को बताऊंगा। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। देखो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का, ठीक है। ये देखो पूरा सॉल्यूशन मैं इस क्लास में आपको इस पेपर का बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका पेपर कैसा आता है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री का पेपर टफ आता है या इजी आता है। तो आज की इस क्लास को देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो 2025 केमिस्ट्री आपका पेपर कोड साइड में लिखा रहेगा, अनुक्रमांक नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। समय तो 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा भैया। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। कुछ नोट हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। कुछ सामान्य निर्देश हैं, उसको जान लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। देखो भैया ये है केमिस्ट्री, इसमें कैलकुलेशन तो होगा ही न्यूमेरिकल में, तो आपको सारे पदों को लिखना है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथा, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ये तो कुछ निर्देश थे। हमारा पेपर यहां से स्टार्ट होता है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 6 का आंसर देना है, 6 नंबर ले जाना है। देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपको करना है। जैसे का देखो, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। भैया जब वो आएगा मॉडल पेपर मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो हम देख रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो का धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, वो कौन सी धातु है इन चारों में से जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है प्लेटिनम। तो भैया जो एल्यूमिनियम होता है Al, ये धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है इन चारों में से। खा देखो, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जुबान पे होना चाहिए सबसे आगे इसका आंसर, ठीक है। गा देखो, निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाएगा? फर्स्ट है Na2O, सेकंड है MgO, थर्ड है Al2O3, फोर्थ है Ag2O। तो भैया इसका राइट आंसर होगा Al2O3। ये है एल्यूमिना। ये जो ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा, ठीक है। घा देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में क्या संबंध होता है? चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक का, कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है? बताइए सही वाला फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है K = 0.6932 अपॉन T हाफ, सेकंड है T हाफ = K अपॉन 0.6932, थर्ड है T हाफ = 0.6932 K एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में जो संबंध होता है वो होता है K = 0.6932 अपॉन T हाफ। K है वेग स्थिरांक, T हाफ है अर्ध आयु काल। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन को और किस नाम से हम जानते हैं? फर्स्ट है कसीस का तेल, सेकंड है मिर्वेन का तेल, थर्ड है फिनेमन ऑयल, फोर्थ है विंटर ग्रीन का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिर्वेन का तेल। देखो नाइट्रोबेंजीन को हम लोग मिर्वेन का तेल भी बोलते हैं। 4 नंबर, यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। बताइए वो यौगिक का कौन सा युग्म है, कौन सा जोड़ा है जो
टॉलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है ग्लूकोज तथा सुक्रोज, सेकंड है फ्रक्टोज तथा सुक्रोज, थर्ड है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो है, ये एक ऐसा युग्म है जिसमें दोनों यौगिक टॉलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। तो देखो आपका काखा गाघा अंगा टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के 6 नंबर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है, ये 2-2 नंबर का रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप इसको बोलेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर वाले, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लघु उत्तरीय ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय हैं। देखो का क्वेश्चन है दूसरे का, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? भैया रेडॉक्स विभव क्या होता है? हमारे सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर का। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, फुल आपको वीडियो ध्यान से समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। देखो रेडॉक्स विभव क्या होता है? जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। यानी कि जब सेल के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित एक विभवांतर होता है जिसको हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। मतलब जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी तो धातु और विलयन के बीच जो विभव होगा वही रेडॉक्स विभव होता है। बस सिंपल सा है, 2 नंबर में है भैया, इतने में इतना ही मिलेगा, बोल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खा, एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। मतलब एक विलयन है जिसमें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता बताइए। अब एक बात बताओ, इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है? देखो विलेय क्या होगा, 40 ग्राम NaOH, ये विलेय होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा 40 ग्राम है। और 50 ml जल है भैया, ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा 50 ml है। देखो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको कैसे लगाओगे? देखो मैंने लगा रखा है क्योंकि मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, अगर सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है। देखो हमें क्या दिया गया है, देखो ये एक विलयन में 40 ग्राम NaOH, ये विलेय का भार हमें दिया गया तो हमने लिख दिया विलेय का भार 40 ग्राम। ठीक है, विलेय का अणुभार निकालेंगे। देखो NaOH है, सोडियम का देखो यहाँ पे सोडियम का 23 होता है, ये दिया रहना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको जोड़ोगे तो विलेय का अणुभार निकल आएगा। तो विलेय का अणुभार 23, 16, 1, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम विलेय का भार और अणुभार दोनों दिया गया, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। भार था 40 ग्राम, ठीक है, अणुभार भी आया है 40 ग्राम, कट हो जाएगा तो विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो विलयन का आयतन कितना दिया गया, 50 ml दिया गया है, तो विलयन का आयतन सॉरी यहाँ पे 500 ml होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे क्या है, गलती हो गई है यहाँ पे प्रिंटर से। ठीक है, यहाँ पे 500 ml होना चाहिए, 50 ml नहीं रहेगा। ठीक है, 500 ml यहाँ पे रहेगा। इस न्यूमेरिकल को प्रिंट करने में थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन चलो आप 50 ml से भी लगा सकते हो, लेकिन 500 ml मिला के हम लगा देते हैं। तो विलयन का आयतन 500 ml है। अब 500 ml को पहले लीटर में बदलेंगे तो 500/1000, क्योंकि लीटर में बदलोगे तभी आप विलयन की मोलरता निकाल पाओगे। तो 500 को 1000 से डिवाइड करना होगा तभी आप इसको लीटर में बदल पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है भैया तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 500 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 5/10 आएगा, इसको 0.5 लीटर लिख देंगे। विलयन का आयतन आ गया। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारा 1 मोल आया, विलयन का आयतन हमारा 0.5 लीटर आया। अब विलयन की मोलरता निकाल लेंगे, फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या हमने 1 निकाली थी, विलयन का आयतन हमने 0.5 निकाला था। अब आप लोग चाहे तो 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10 का 1 से गुणा होगा 10 और 0.5 का 10 से गुणा होगा 5। तो 5 का 2 से 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो हमारी विलयन की मोलरता 2 मोलर आ जाएगी, या यहाँ पे मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी आ जाएगी विलयन की मोलरता। या आप देखिए ये आधा है, ये 1 है, कट कर देते वैसे ही 2 आ जाता। ठीक, तो मोलरता तो निकल आई, लेकिन हमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकालनी है। तो यहां पर ध्यान रखना, देखो NaOH विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता दोनों समान होंगी क्योंकि इसका तुल्यांकी भार एवं अणुभार समान है।
ठीक है, समझ में आया। इसका अणुभार देखेंगे तो आप समान ही होगा, ठीक है, तुल्यांकी भार भी समान होगा, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता जो है वो कितनी आएगी, वो 2 ही आएगी। जितना मोलरता आया वही नॉर्मलता भी रहेगी, यही 2 ही आएगा, ठीक है। बस इतना सा करना है। देखो मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। पूरा पेपर हम समझेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, नहीं तो मैं लगवा देता। तो लगवाना क्या है समझ में आपको आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गा, यद्यप विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों? देखो अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, ये हमारा विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों? तो देखो इसका रीजन गा, यद्यप विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्योंकि इतना तो हमारा क्वेश्चन ही था, क्योंकि ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, ठीक है, कौन? एल्यूमिनियम, ठीक है, और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, इसीलिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद यानी कि स्लो होती है। बस यही रीजन है। घा देखो, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर बताइए, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो अंतर क्या है मैं बता देता हूं। वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन अगर आएगा भी तो मैंने बता दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये हमारा 8 नंबर का 2 गुणे 4 यानी कि 8 नंबर का अतलग उत्तरीय प्रश्न था। अभी और है, ऐसे 4 क्वेश्चन और है अतलग उत्तरीय में 2-2 नंबर के। देखो ये का है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। भैया राउल्ट का नियम तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, राउल्ट का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर राउल्ट का नियम शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। यानी कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, उस विलयन के उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी सीमाएं भी मैंने आपको बता दी हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, आप लोग सर्च करके देख लेना। खा देखो, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या फिर इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, जो वहां पे इकट्ठा होता है इलेक्ट्रोड पे, वो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होगी वो विद्युत अपघट्य में जितने आवेश होंगे उसके समानुपाती होगा, सेम, ठीक है। जैसे देखो ये है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W, ये किसके समानुपाती होता है? Q, आवेश के समानुपाती होता है, मतलब विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब Q इक्वल टू IT होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, आवेश जो है वो धारा और समय का गुणनफल होता है। Q इक्वल टू IT, तो W समानुपाती Q की जगह पर IT लिख देंगे। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। Z क्या है? समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बस इतना सा है, छोटा सा। तो यही याद रखना है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। W इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q इक्वल टू IT होता है, तो W इज प्रोपोर्शनल टू IT एंड W इक्वल टू ZIT। बस हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं। तो ऐसे ही हम सबको क्लियर करते हुए चलेंगे, ध्यान से समझना पूरे पेपर को। देखो देखो Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक अस्थायी होते हैं, ऐसा क्यों होता है भैया? ये DOM ब्लॉक के तत्व चैप्टर का शायद क्वेश्चन है, तो
तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। घा लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उपसा संयोजन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर के आपके ये भी हो जाएंगे, यानी कि 8 और 8 16 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब देखो बाकी का जो 4 नंबर से क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इस क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन का बताऊंगा, बाकी का हम आपको अलग से एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे पेपर को एक वीडियो में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे सर मुझे पूरे केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से क्लास, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो चौथे का अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे हम आते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करते हैं, क्यों? जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? 3 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। खा नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वाले की एक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। भैया ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन जो है आपका, इसके बारे में बताना है। गा कोलराउस का नियम समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। 3 नंबर का ये भी आएगा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कोलराउस का नियम देखो, कोलराउस के नियम के अनुसार दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है विद्युत रसायन का। किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m, ठीक है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब ये जो आपकी किसी विद्युत अपघट्ट मैंने HCl ले लिया है, इसकी जो मोलर चालकता होगी वो इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। वही सेम देखो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, यानी कि H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो वही कहा गया है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होती है, ये विद्युत अपघट्ट है HCl, इसकी जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो हमारा जो HCl का मोलर चालकता है ये इसके धन आयन यानी कि H प्लस और ऋण आयन यानी कि Cl माइनस के योग के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही होता है कोलराउस का नियम। दैट्स सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। घा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। लास्ट चैप्टर जैव अणु का ये क्वेश्चन है 3 नंबर, यानी कि 3-3 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन थे भैया, 12 नंबर इसका आपको मिलेगा। अब हमारा 4-4 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। देखो एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है आपको R की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 4 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा, ये हमारा किस चैप्टर का? रासायनिक बलगत की चैप्टर का क्वेश्चन है। खा ये हमारा किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का। देखो एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। 4 नंबर गा सिस समायोता और ट्रांस समायोता की परिभाषा दीजिए। 4 नंबर घा एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी 4 नंबर, यानी कि 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। 16 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। 16 और 12 ये मिलाकर 28 नंबर का आपका होगा क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया। देखो आप लोग टेंशन मत लेना, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट में सॉल्यूशन आप लिखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। 20 नंबर के टोटल आते हैं ये, ठीक है। देखो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाओ। 5 नंबर अथवा लगाए, नहीं पता तो आप ये कीजिए। निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। ये 5 नंबर का रहेगा। मतलब आप चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, अथवा लगा है, दोनों में से करना एक ही को है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए चाहे ये, जो आपको पता हो। देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं पता है दूसरे का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखें। देखो भैया आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें रिएक्शन ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखूं। फर्स्ट, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर H2SO4 के साथ क्रिया करता है। तो क्या होगा, मतलब एथिल अल्कोहल
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है, रिएक्टेंट आपको दिया गया, प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, किससे अभिक्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में होगी। सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शंस देने हैं, क्या होता है जबकि रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है। दूसरा, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। सब एक एक नंबर के हैं। तीसरा, एथिल अल्कोहल से एथिल सल्फेट, ये शायद ये आपका भैया क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये यहां होना चाहिए तीसरे के जगह पर, ये क्वेश्चन यहां होना चाहिए क्योंकि ये कैसे प्राप्त करोगे का क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिए इसके जगह पे। फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। चौथा, डाई एथिलीथर PCl5 से अभिक्रिया करता है, मतलब डाई एथिलीथर C2H5O C2H5 जब है ये PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। पांचवा, गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। सबका आपको केवल रिएक्शन ही देना है, ये ध्यान रखना। इस तीसरे को यहां ले आओ, इस दूसरे को वहां लेकर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो ये 5 रिएक्शन रहेगा, पांचों का आपको केवल केमिकल रिएक्शन देना है और आपको 5 नंबर मिलेगा। केवल रासायनिक समीकरण, कुछ लिखना नहीं है फालतू की चीजें, क्योंकि टाइम बहुत नहीं रहेगा। अथवा लगा है वो नहीं पता है तो ये कर लो भैया, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं पता है क्या होता है जब वाला, तो कैसे प्राप्त करेंगे का एक रिएक्शन है, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। क्या होता है जब मैं आपको प्रोडक्ट दिया रहता था, आपको सॉरी रिएक्टेंट अभिकारक दिया रहता था, प्रोडक्ट उत्पाद आपको बताना था। यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया रहेगा, बस बीच का प्रोसेस क्या होगा वो आपको बताना होगा। देखो कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दें। फर्स्ट है एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे बनाओगे, 1 नंबर। दूसरा ये आप लिख दीजिएगा, एथिल अल्कोहल से एथिल सल्फेट कैसे बनाओगे। तीसरा, अमोनियम एसीटेट से एथिलेमीन कैसे बनाओगे। चौथा, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। और पांचवा, बेंजीन से DDT। देखो रिएक्शंस में आपको पहले भी कुछ बता चुका हूं, अब आगे भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग सर्च करोगे क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सर्च करोगे कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चर, तो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, तो जाके देखो क्या कर रहे हो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 का प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा होता है HCHO, इसको बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण सहित समझाइए। 5 नंबर अथवा लगा है। प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। 5 नंबर, मतलब दोनों में से आपको जो पता है जी और विश आप कर सकते हैं, ये पता है ये करो, ये पता है ये करो। यही तो खामी है कि आपको विस्तृत करिए प्रश्न में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक नहीं पता दूसरा कर लो भैया, ठीक है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें देखो खा है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। 5 नंबर अथवा लगा है। एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। 5 नंबर, मतलब आपका ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो यही था पूरा पेपर क्लास 12 केमिस्ट्री का। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको कितने नंबर के, 16 नंबर के दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 12 और 16 28 नंबर के दिए जाएंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको 20 नंबर के दिए जाएंगे। टोटल ऐड करो तो देखो 28 और 6 होता है 34 और 16 होगा 50 और 20 होगा 70 नंबर का ये पूरा पेपर आपका होगा। तो ऐसे ही आपका पूरा पेपर इस बार आएगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है, मान लीजिए बाई चांस होता है, तो मैं आपको आगे के जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको देता रहूंगा, नो टेंशन, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास था। केमिस्ट्री का पेपर मैंने आपको बताया, आप लोग खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कैसा हमारा पेपर आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चाहते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।